अब हम देखेंगे रूम ऑफ वंस ऑन, जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। इसका मेन और सेंटर पॉइंट है कि जो वर्जीनिया वुल्फ है वो कहती है कि एक वुमेन को अगर फ़िक्शन लिखना, अगर आप चाहते हो कि एक वुमेन फ़िक्शन लिखे तो उसके लिए आपको उसे पैसे और उसका खुद का कमरा देना होगा। और ये जो कमरा है ना, रूम ऑफ वंस ओन, ये सिर्फ फिज़िकल स्पेस को नहीं रिप्रेजेंट करता कि आपने उसे एक कमरा दे दिया और लिख रहे, नहीं, ये सिम्बोलाइज़ करता है उसकी प्राइवेसी को। यानी उसको एक शांत माहौल दे रहे हैं आप, और उसको कोई मेंटल उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए एक बच्चे को पढ़ने के लिए कहा जाए और उसके दिमाग में बार बार ये है कि घर के काम भी करने हैं, तो इस तरीके का कोई मेंटल प्रेशर ना हो, उसको आज़ादी दी जाए, एक स्पेस दिया जाए सोचने का और लिखने का। और जो मनी है वो रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को, कि एक वुमेन, अगर एक वुमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है तो वो कैसे अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर सकती है बिना दूसरों पर डिपेंडेंट रहे। फिर हम देखते हैं कि सोसाइटीज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन, की सोसाइटी ने वुमेन को कैसे रिस्ट्रिक्ट करा। हिस्ट्री में अगर हम पीछे जाकर देखें तो सोसाइटी ने औरतों को एजुकेशन पाने से, पैसा कमाने से और पर्सनल फ्रीडम देने से रोक दिया। और इन्हीं चीज़ों ने वुमेन्स को उनकी फुल पोटेंशियल तक लिटरेचर की फील्ड में जाने से रोक दिया। और जो ये रूल्स और स्ट्रक्चर्स मैन के द्वारा बनाए गए थे कि वुमेन्स को लाइब्रेरी में नहीं जाने की इजाज़त, ना ही उनको ग्राउंड में, यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स में घूमने की इजाज़त, तो इन्होंने वुमेन की क्रिएटिविटी को रोक दिया। क्योंकि जब एक इंसान घूमेगा नहीं, सोसाइटी को एक्सप्लोर नहीं करेगा, चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करेगा, तो वो उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप होगा। फिर थर्ड पॉइंट, जो वर्जीनिया वुल्फ है, ये एक इमेजिनरी फिक्शनल कैरेक्टर को बनाती है जो कि शेक्सपियर की बहन जूडिथ शेक्सपियर होती है, जिसमें बताती है कि जो जूडिथ शेक्सपियर थी वो इतनी ही टैलेंटेड थी जितना उसका भाई, लेकिन उसको सोसाइटी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसको उतनी एजुकेशन नहीं मिली, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, शादी के प्रेशर की वजह से, घर की हाउस होल्ड ड्यूटीज़ की वजह से वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई, और ना ही उसके अंदर एक टैलेंट डेवलप हो पाया, जो कि और उसने अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया। तो ये एग्ज़ाम्पल शो करता है कैसे टैलेंटेड वुमेन्स हिस्ट्री में जो हो सकती थी, हमारे पास और अच्छे अच्छे वर्क्स हो सकते थे जो कि हमको नहीं मिले। इस वजह से नहीं मिले क्योंकि वुमेन्स को सपोर्ट नहीं किया गया, उनको फ्रीडम नहीं दी गई। फिर हम इसमें देखते हैं कि लैक ऑफ वुमेन राइटर्स और उनके चैलेंजेस। तो सबसे पहले तो वुमेन्स राइटर्स होती बहुत कम थी, और जो होती थी वो बताती थी उनको किस तरीके से मतलब सर्कमस्टांसिस का सामना करना पड़ता था, कि मतलब सोसाइटी एक तरह का ही काम एक्सपेक्ट करती थी। वुमेन्स तरक्की कर रही है ये चीज़ तो उनको पसंद नहीं थी, तो इन वुमेन्स को जो राइटिंग लिखती थी इस तरीके से लिखना पड़ता था कि उनका वर्क जो है सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले, ताकि उनको भी कुछ अर्निंग मिल सके। फिर हमारे पास मिरर मेटाफर है, जिसमें जो मैन राइटर्स होते थे वो वुमेन्स को इन्फीरियर तरीके से देखा करते थे, और ख़ुद को सुपीरियरिटी महसूस करवाने के लिए वो जैसे वुमेन्स को मिरर मानते थे, और उनकी तरफ जब देखते थे अपने आप को बहुत ही बड़ा और पावरफुल के तौर पर देखा करते थे। फिर हम देखते हैं आर्टिस्ट एंड्रोजिनस माइंड, यानी कि वुल्फ कहती है कि एक आर्टिस्ट का एंड्रोजिनस माइंड होना चाहिए, जिसमें उसके जो मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटीज़ होती हैं वो बैलेंस रहनी चाहिए। यानी अगर आप बहुत ही ज़्यादा जेंडर ट्रेड पर फोकस करते हो तो आपको एक क्रिएटिव बनाने में मदद नहीं करता। यानी एक वुमेन को अपने आप को फ्री रखना चाहिए मैन के व्यू पॉइंट से, कि अगर हम ये चीज़ लिखेंगे तो इसमें मेंस क्या सोचेंगे, मेंस का व्यू पॉइंट क्या होगा, नहीं, उनको अलग रखो, और जो वुमेन्स के खुद के एक्सपीरियंस है, खुद के आइडियाज़ हैं, उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए। फिर आगे है होप एंड अ कॉल फॉर द फ्यूचर, यानी कि हमें आशा रखनी चाहिए, और वुमेन्स को जो वुल्फ है वो फीमेल को इनकरेज करती है अपनी ऑडियंस को कि वो लिखें और अपनी वॉइस में लिखें, अपनी जनरेशन्स के लिए लिखें। और वो वुमेन्स को कहती हैं कि वुमेन्स को अपने आप में बिलीव करना चाहिए, अपनी आवाज़ में बिलीव रखना चाहिए, अपनी स्टोरीज़ लिखनी चाहिए, और इसी तरीके से टैलेंट दोबारा से उभरेगा, और जो जूडिथ शेक्सपियर थी एक दिन फिर से फुली अपनी रियलाइज पोटेंशियल के साथ हमको देखने को मिलेगी। तो अब हम ये देखते हैं कि द सेकंड सेक्स में साइमन दे बोआ के क्या व्यूज़ थे। तो जो साइमन दे बोआ है वो कहती है कि वुमेन्स को अदर्स कह के एक तरफ कर दिया गया है, वहीं पे ये यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी द्वारा वुमेन को अदर्स कह के अलग कर दिया गया है, ना कि उनको इंडिपेंडेंट विंग कहा गया है।
मेंस को सब्जेक्ट की तरह देखा गया है, वुमेन को ऑब्जेक्ट की तरह देखा गया है। यानी कि वट एवर इज़ अफेक्टेड बाय सब्जेक्ट इज़ ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे कि हरी किल्ड द स्नेक, यानी सांप को मारा हरी ने, तो हरी सब्जेक्ट है, लेकिन जो बेचारा मरा वो कौन है, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो वुमेन को ऑब्जेक्ट की तरह देखा गया है, मैन को सब्जेक्ट की तरह देखा गया है। तो जो पहला हम इसमें ये जो यही पॉइंट है हमारा, मैन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वुमेन को ऑब्जेक्ट के तौर में देखा गया है। तो सोसाइटी में हम देखते हैं, बुआ कहती है कि मैन को तो एज ए सब्जेक्ट देखा गया है कि एक्टिव इसेंशियल ह्यूमन, और वुमेन को कैसे देखा गया है, और मैन को देखा गया है डिफ़ॉल्ट। जैसे कि हमारे फ़ोन में डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, एक डार्क मोड होता है, एक लाइट मोड होता है, और डिफ़ॉल्ट होता है, यानी जैसा है वो वैसा ही है। तो मैन को तो ऐसे ही कह दिया कि वो तो है ही ऐसे, यानी नॉर्म्स उनको लेकर ही है, जितनी भी मैन से सब्जेक्ट मान लिया उनको। और वुमेन को कैसे देखा गया कि वो अदर्स हैं, यानी कि वो तो अलग ही प्राणी है, जैसे समथिंग, जैसे सेकेंडरी, जिन्हें दूसरे नंबर पे ही हमेशा रखा जाएगा, पहले पे तो मैन ही होंगे। और इन इसेंशियल, यानी वो इतने ज़रूरी, वुमेन्स इतनी ज़रूरी नहीं हैं, और वो जो भी मतलब नॉर्म्स बनी हुई है उनसे वुमेन अलग है, एक इस तरीके में देखा गया है। तो जो वुमेन्स की आइडेंटिटी है वो उन पर खुद की नहीं है, वो मैन द्वारा इम्पोज करी हुई आइडेंटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई वुमन पैदा होता नहीं है, उसको वुमन बनाया जाता है। यानी कि जो फेमिनिटी है ये बायोलॉजिकली इसके साथ कोई पैदा नहीं होता, ये एक इंसान के अंदर डाला जाता है। फेमिनिटी ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट, एक लड़की के ऊपर ये चीज़ें थोपी जाती है, उसको सिखाया जाता है, उसको इस तरीके से कंडीशन किया जाता है कि एक सोसाइटी में उसको कैसे बिहेव करना है, कैसे सोचना है, किस तरीके से उसको फील करना है, कौन सी क्वालिटीज़ है जो उसमें फेमिनाइन वाली क्वालिटीज़ ऐड करेंगी। तो इस फेमिनाइन वाली क्वालिटीज़ में वुमेन को अदर कहकर फिट कर दिया जाता है। मतलब टॉयज़ से लेकर के लिए जो भी उनकी जगह होती है, उन सब सारी चीज़ उन पे इम्पोज ही की गई है कि लड़की डॉल्स से खेलती है, लड़के तो बैटमैन से खेलते हैं। थर्ड पॉइंट है बायोलॉजी इज़ नॉट डेस्टिन्ड, यानी कि वुमेन्स बायोलॉजिकल अलग होती हैं मैन से। तो जहाँ पर जो हमारी ये साइमन द बॉय कहती है कि हाँ ठीक है, मान लिया कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन मैन एंड वुमेन, लेकिन ये उनकी डेस्टिनी नहीं है। यानी सोसाइटी ने वुमेंस के बायोलॉजिकल फैक्ट्स को लेकर, जैसे चाइल्ड बियरिंग होता है, वुमेंस के रोल को लिमिट कर दिया कि तुम ये करना ये नहीं करना, और उनको सबमिसिव पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया। तो वो कहती है ये एक सोशल चॉइस है, ना कि बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। यानी एक वुमेन चाइल्ड बोर्न करेगी नहीं करेगी, ये एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी हो सकती है, लेकिन ये बायोलॉजिकल नेसेसिटी नहीं है कि मतलब किसी को बेबी होना ही चाहिए, ये एक सोशल चॉइस है। अब हम देखते हैं एमिनेंस और ट्रांसेंडेंस। तो जो ये एमिनेंस है ये स्फीयर वुमेन के लिए बना दिया गया, ट्रांसेंडेंस जो है एक जगह मेल्स के लिए बना दी गई। एमिनेंस में वुमेन्स को दिखाया गया जो कि कन्फाइंड है, पैसिव है, जो कि डोमेस्टिक लाइफ तक ही फोकस्ड हैं, रिपीटेटिव टास्क करते हैं, जैसे हाउस होल्ड का, चाइल्ड बियरिंग का, उनका ध्यान रखने का। तो ये जो इनकी वुमेन्स की लाइफ है ये फोकस है कहाँ पर, मेंटेनिंग थिंग्स, यानी ये थिंग्स जो है उनको सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं, ना कि कुछ क्रिएट कर रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट कर रहे हैं खुद को फ्यूचर में। और ट्रांसेंडेंस में मेल के लिए है कि एक्टिव बन रहे हैं, क्रिएटिव प्रोडक्टिव बन रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को परस्यू कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में है उससे बियॉन्ड दूसरी सिचुएशंस की खोज में हैं। और इनके पास इन मैंस को अलाउ है कि ये संसार को एक शेप दे सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं किसी मीनिंग को। और तो जो बोआ है वो कहती है कि हर इंसान को एमिनेंस और ट्रांसेंडेंस एक्सपीरियंस करना चाहिए, लेकिन वुमेन्स को इतिहास अगर उठा के देखा जाए तो ट्रांसेंडेंस यानी जो भी आज़ादी वाली चीज़ें हैं इन सब से दूर रखा गया। फिर हम देखते हैं ऑपरेशन जो है वो सिस्टमेटिक है और हिस्टोरिकल है। जो भी वुमेन्स का अब तक ऑपरेशन होता है किसी एक इंसान ने थोड़ी करा है, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप में गवर्नमेंट के द्वारा भी, लॉ के द्वारा भी, रिलीजन के द्वारा भी, कल्चर और इकोनॉमिक्स के द्वारा भी वुमेन को ऑप्रेस किया गया है। तो ये जो सिस्टम है ये मेल्स को बेनिफिट देता है और उनको सब्जेक्ट के रूप में दिखाता है। फिर हमारे पास है द पाथ टू लिबरेशन, आज़ादी, यानी आज़ादी का पाथ। वो हमको कैसे मिलेगा, जब हम काम करेंगे,
इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस होंगे। जैसे घर में भी देखा जाता है, जो पैसे कमाता है उसी को ही इज़्ज़त ज़्यादा मिलती है, चाहे वो वुमन कमा रही हो आज के टाइम में या मैन कमा रहा हो। यानी जो जॉब पे जाता है उसको कंसीडर किया जाता है कि कोई इंसान काम करके आया, लेकिन जो हाउस होल्ड काम करता है उसको देखा जाता है, चाहे उसने पूरा दिन काम किया होगा, कि वो कोई काम नहीं करता। तो अगर वुमेन को अपॉर्चुनिटी दी जाए, इंडिपेंडेंस दी जाए, तो वो अपना फाइनेंशियली फ्री हो सकती हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम उनको मिल सकती है, जिससे कि वो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगी और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकती हैं। तो जब वुमेन को सब कुछ दिया जाएगा, पढ़ाई, शिक्षा, फिजिकल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो होती है, तो इससे स्टीरियोटाइप्स ऑफ मिथ्स ब्रेक होंगे। जैसे कि मिथ्स बन जाते हैं वुमेन को लेकर कि वो तो मिस्टीरियस होती हैं, उनको कोई समझ नहीं पाता, अपनी ही दुनिया में होती हैं, इमोशनल होती हैं। तो ये सारे बैरियर्स टूटेंगे जब उनको शिक्षा दी जाएगी। उनके अंदर एक, पहले तो जो सोसाइटी है वो ही फील करती है कि उनको किस तरीके से बिहेव करना है, और फिर जब वो वैसा बिहेव करते हैं तो उनको इन्फीरियर स्टेटस दे दिया जाता है कि इनका तो मतलब, ये तो इनको तो डर लगता है, ये तो कमज़ोर हैं, इस तरीके से इन्फीरियर स्टेटस दे देते हैं उनको, इन्फीरियर बनाकर। और फिर इन चीज़ों की वजह से वो एक फुल ह्यूमन बीइंग में डेवलप नहीं हो पाती एक वुमेन। तो इसलिए अगर वुमेन पढ़ती हैं तो वो चैलेंज कर पाएंगी मिथ्स और स्टीरियोटाइप्स को, और एक फुल ह्यूमन बीइंग में ग्रो हो पाएंगे, इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली, फिजिकली, इकोनॉमिकली।